नमस्कार। ए.आर. देसाई की किताब भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस खास विश्लेषण में सबका स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज ने भारत के गांव की सदियों पुरानी तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और कैसे जानते हैं इसी उथल-पुथल के बीच से एक राष्ट्र का, एक नेशन का आइडिया पैदा हुआ। हमारा आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है। ये सोचना भी अजीब लगता है ना कि खेतों में जमीन पर जो बदलाव हो रहे थे उनसे भारतीय राष्ट्रवाद की नींव कैसे पड़ सकती है। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी जमीन से ही जुड़ी है, उन करोड़ों लोगों से जिनकी दुनिया एक झटके में बदल दी गई थी। तो चलिए आज के इस विषय में जरा गहराई से उतरते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एक नजर डालते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या समझा था। ये जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का ग्रामीण समाज आखिर था कैसा, क्योंकि उसी पुरानी व्यवस्था के टूटने से ही आज की हमारी कहानी शुरू होती है। तो देखिए, ब्रिटिश राज से पहले भारत के गांव अपने आप में एक पूरी दुनिया थे। आत्मनिर्भर इकाइयां, मतलब काम धंधे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे और अर्थव्यवस्था ज्यादातर गांव के अंदर ही सिमटी हुई थी। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उन्होंने खेती को एक बिजनेस बना दिया, उसका व्यवसायीकरण कर दिया। उनकी नई जमीनी नीतियों ने उस सदियों पुरानी व्यवस्था की जैसे कमर ही तोड़ के रख दी। अब देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है कि देसाई अपनी किताब में कार्ल मार्क्स को कोट करते हैं। मार्क्स का मानना था कि हाँ, ये बदलाव बहुत दर्दनाक था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसी बदलाव ने भारत के उन पारंपरिक गांवों की जड़ता को तोड़ा जो सदियों से किसी भी बड़े प्रोग्रेस को रोके हुए थी। और बस इसी टूटन से हमारा आज का अध्याय शुरू होता है, भारतीय कृषि के परिवर्तन के सामाजिक परिणाम। इसमें हम ये देखेंगे कि उस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, उस कृषि क्रांति के बाद समाज में कौन कौन से नए क्लास, नए वर्ग पैदा हुए। तो हुआ ये कि ब्रिटेन की मीलों से मशीन का बना सस्ता माल भारतीय बाजारों में आ गया। अब नतीजा क्या हुआ? भारत के जो स्थानीय कारीगर थे, जो हाथ से कमाल की चीजें बनाते थे, उनका काम धंधा ठप हो गया। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए और बेचारे वापस खेती की तरफ भागे, जिससे जमीन पर बोझ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। इस पूरी उथल-पुथल ने गांव के सामाजिक ताने-बाने को पूरी तरह से बदल डाला। एक तरफ थे मुट्ठी भर जमींदार जो खुद काम नहीं करते थे, और दूसरी तरफ थी एक बहुत बड़ी आबादी भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की। और इन दोनों के बीच में फंसा था किसानों का वो बड़ा वर्ग जो धीरे धीरे अपनी ही जमीन पर या तो किराएदार बन रहा था या फिर मजदूर। चलिए एक उदाहरण देखते हैं बंगाल का। ये आंकड़े, ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस बदलाव की भयानक तस्वीर दिखाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल में 1921 से 1931 के बीच जो जमींदार खेती नहीं करते थे उनकी संख्या 62% बढ़ गई। वहीं जो खुद खेती करने वाले मालिक या किराएदार थे उनकी संख्या 35% घट गई। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है, भूमिहीन मजदूरों की संख्या 50% बढ़ गई। इसका मतलब एकदम साफ था, भारत में एक बहुत बहुत बड़ा तबका अपनी जमीन खोकर सिर्फ मजदूरी करने पर मजबूर हो गया था। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये लाखों लोगों की दुख भरी कहानियां हैं। इसका एक बहुत ही क्रूर उदाहरण था कम्युनिटी सिस्टम। इसमें होता क्या था कि एक किसान छोटा सा कर्ज चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी के लिए बंधुआ मजदूर बन जाता था, और मजदूरी इतनी कम थी कि कर्ज का जो असल था वो कभी खत्म ही नहीं होता था। ये गुलामी का एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा सामाजिक और आर्थिक दुख था, इतनी पीड़ा थी, इसने एक राष्ट्र की चेतना की नींव कैसे रख दी। चलिए अब ये देखते हैं कि ये असंतोष धीरे धीरे राष्ट्रवाद में कैसे बदला। तो ये जो अलग अलग लोगों का दुख था वो एक सामूहिक राजनीतिक आवाज कैसे बन गया। जवाब थोड़ा पेचीदा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद की असली कहानी की जड़ें हमें यही मिलती हैं। यहां पे हम एक पैटर्न देख सकते हैं। पहला कदम, पूरे देश में किसानों और कारीगरों की समस्याएं लगभग एक जैसी थीं। दूसरा कदम, धीरे धीरे लोगों को यह समझ आने लगा कि इन सभी दुखों की जड़ एक ही है, एक कॉमन दुश्मन यानी ब्रिटिश राज। और फिर इसी साझे आर्थिक दर्द ने जाति और धर्म की पुरानी दीवारों को कमजोर करना शुरू कर दिया और एक नई एकता को जन्म दिया। और आखिर में इसी जमीन पर भारतीय होने की एक सामूहिक पहचान बनी जो ब्रिटिश हितों के खिलाफ खड़ी थी। तो कुल मिलाकर देसाई के मुताबिक भारतीय राष्ट्रवाद कोई आसमान से टपका हुआ विचार नहीं था। इसकी जड़ें इस देश की मिट्टी में थी, उन आर्थिक और सामाजिक बदलावों में थी जिन्होंने भारतीय समाज की शक्ल ही बदल के रख दी थी। तो आज हमने ये देखा कि कैसे आर्थिक उथल-पुथल ने पूरे देश में असंतोष के लिए एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
एक और बहुत शक्तिशाली ताकत थी जिसे खुद अंग्रेजों ने ही हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन की, यानी आधुनिक शिक्षा की। ये वो चिंगारी थी जिसने राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। और यही हमें हमारे अगले विश्लेषण के विषय तक ले जाता है। ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि क्या जिस शिक्षा को अंग्रेज अपना राज चलाने के लिए लाए थे, वही उनके साम्राज्य के अंत का कारण बन गई? क्या उनका अपना ही हथियार उल्टा उन पर चल गया? इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और भारतीय इतिहास की ऐसी ही गहरी परतों को समझने में दिलचस्पी है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।